Hello everyone, welcome to class 6 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। लास्ट क्लास में जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम क्या क्या स्टेजेस देके जाते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। उसके साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल या फिर प्रोसेस मॉडल हम किसको बोलते हैं वो भी ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के क्लास में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स एंड हाउ दे आर यूज्ड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और इन मॉडल्स के बारे में हम ब्रीफली डिस्क्राइब भी करेंगे कि कैसे ये मॉडल्स यूज होते होंगे और किस पर्पस के लिए यूज होते होंगे और कैसे यूज होते होंगे, और इन मॉडल्स को यूज करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं। इन सब के बारे में हम ब्रीफली आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कुछ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में जिनको यूज करके हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स। बहुत तरह के सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं, ईच suited टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड टीम डायनामिक्स। अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल मॉडल्स सुइटेबल होंगे। ओके, जिस तरह के हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम हमारे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल को चूज करेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। टीम डायनेमिक्स मीन्स टीम रिक्वायरमेंट्स, टीम एनवायरनमेंट कैसा है, कितने वहाँ पे मतलब जो काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स एक टीम में, किस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मिला है। ये सब चीज़ें डिपेंड करता है ये चूज करने के लिए कि हम किस तरह के लाइफ साइकिल मॉडल को यूज करें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए। There are too many software lifecycle models, but among all these, we will discuss some of the commonly used software lifecycle models. What are the examples of some commonly used software lifecycle models? Waterfall model, agile model, spiral model, V model, iterative model, red model, prototyping model, etc. These are some commonly used software lifecycle models that can be used to develop a software product. Let's start discussion regarding all these models briefly. Waterfall model. It's a sequential and linear approach model. Sequential and linear approach model means ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल में हम एक स्टेज से और एक स्टेज में सिक्वेंशियली वन बाय वन मूव करते हैं एक स्टेज कंप्लीट करने के बाद। ये एक सिक्वेंशियल एंड लिनियर अप्रोच मॉडल है। इसका मतलब ये है कि पहले हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जितने भी स्टेजेस हैं, सबसे पहले स्टेप वन जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज को कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में आएंगे डिजाइन फेज में। डिजाइन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में आएंगे कोडिंग फेज में। कोडिंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में आएंगे टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग करने के बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट फेज में। डिप्लॉयमेंट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में आएंगे मेंटेनेंस फेज में। एंड ऑल these phases will we will go through all these phases in sequential manner or in linear manner। रेंडमली हम इन फेजेस में नहीं जा सकते, सिक्वेंशियली एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से कि वाटरफॉल मॉडल इज बेस्ड ऑन sequential and linear approach। दिस काइंड ऑफ मॉडल इज बेस्ट फॉर which kind of project? अगर ये सिक्वेंशियल अप्रोच में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करता है फेज बाय फेज, तो इस तरह के मॉडल्स किस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए बेस्ट सुइटेबल है? द प्रोजेक्ट विथ वेल डिफाइंड एंड स्टेबल रिक्वायरमेंट्स। ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले से पूरा वेल डिफाइंड है, जिसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की और ज़रूरत नहीं है और जिनके रिक्वायरमेंट्स स्टेबल है, मतलब उसमें रेगुलर अपडेट्स की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के प्रोजेक्ट या फिर उस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए
ये मॉडल बेस्ट सुइटेबल है। सो व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दिस मॉडल? इस मॉडल को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं? इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। इस मॉडल को यूज करके हमने कैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप किया वो समझना और उसको मैनेज करना आसान होता है, क्योंकि ये सिक्वेंशियल मैनर में ऑर्गेनाइज करता है चीजों को। देन क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एंड माइलस्टोन्स। डॉक्यूमेंटेशन भी करना आसान होता है क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशंस फ्यूचर में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिगिनिंग में प्रॉपरली हर चीज़ डिफाइन कर दिया गया होता है। ओके। एंड इस मॉडल को यूज करके हम हमारे माइलस्टोन या फिर जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। बट व्हाट आर द कॉन्स और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल? It is inflexible. Inflexible in the sense changes are difficult to incorporate. As we have already discussed that it is a sequential approach model. मतलब यहाँ पे एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे। तो इस तरह के मॉडल में चेंजेस अगर हम सॉफ्टवेयर में रेगुलरली करना चाहेंगे तो वो थोड़ा इनकॉपरेट होगा, मतलब इनफ्लेक्सिबल होगा, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड होगा। It will not be easier for us to make changes regularly in this kind of model. Late discovery of issues since testing happens at the end. और एक मेजर इशू या फिर प्रॉब्लम क्या है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने जो डेवलप किया उसमें क्या क्या इश्यूज हैं वो हमें बहुत ही लेट में पता चलता है जब हम उसको टेस्टिंग करते हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द स्टेजेस दैट हैज बीन डन बिफोर। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, देन जब उसको टेस्ट करेंगे तब जाके पता चलेगा कि हमारे आर्किटेक्चर में क्या प्रॉब्लम है, और दैट विल बी टू मच डिले टू डिस्कवर द इशू। ओके। तो जो इशू है वो ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हमें पता चलता है, जो कि हमारे लिए एक मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके। सो अभी तक हमने डिस्कस किया वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंशियल एंड लिनियर अप्रोच मॉडल है, जिसमें हम एक फेज को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट फेज में मूव कर सकते हैं। ओके। और इस तरह के मॉडल्स बेस्ट सुइटेबल किसके लिए हैं? ऐसे प्रोजेक्ट जो वेल डिफाइंड है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। एडवांटेजेस क्या है इस तरह के मॉडल्स का? कि इसको समझना और मैनेज करना आसान होता है, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करना और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अचीव करना भी इसमें सिंपल हो जाता है। पर डिसएडवांटेजेस ये है कि ये इनफ्लेक्सिबल है। इसमें हम कंटिन्यूअसली चेंजेस अगर करना चाहेंगे, रेगुलरली मॉडिफिकेशंस करना चाहेंगे, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है, और अगर भी पॉसिबल है देन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। देन उसके साथ साथ और क्या मेजर इशू है? इशू और एक ये है कि जो डिस्कवर हमारे जो इश्यूज जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने में हैं वो लेट डिस्कवर होता है, मतलब हमें बहुत ही बाद में पता चलता है जब हम इसको टेस्टिंग करते हैं। मींस वी कैन से ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हमें इसमें इश्यूज पता चलते हैं या फिर डिस्कवर होते हैं। ओके। So next model is agile model. So what kind of approach this model use to develop a software product? That first we have to know. Like waterfall model was using a sequential or linear approach, but agile model uses iterative and incremental approach to develop the software product. Iterative means that we already know. Okay, iterative means in loop. Okay, repetitive way. So it's a model that allows us to make changes in the software product repetitively by taking user feedback or by the help of customer collaboration. Customer collaboration means user feedback. We can say both are equivalent to each other. Okay, so agile model uh, is a type of model that uses iterative and incremental approach by focusing on flexibility and customer collaboration. So it's a model which provides flexibility
to make changes in the software product repeatedly by going through series of life cycle stages. तो इस तरह के मॉडल में हम क्या करते हैं, पहले एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ताकि यूजर को वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्विक डिलीवर हो सके। उसके बाद हम यूजर फीडबैक लेके धीरे धीरे उसमें न्यू थिंग्स ऐड करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ओके। अगर उस तरह के कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमें बनाने हो जो कि कस्टमर को क्विक डिलीवर हमें करना हो, और उसके साथ साथ उसमें रेगुलर अपडेट्स भी हो सकते हो, उस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अगर हमें डेवलप करना है तो हम एजाइल मॉडल को यूज करके उस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस मॉडल फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? इट इज हाईली अडेप्टेबल टू चेंजेस। मतलब रेगुलर अपडेट्स अगर हमें सॉफ्टवेयर में लाना है तो उसके लिए ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल है। एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर हमें कंपनी ने बना के पहले दे दिया है उसको हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट आने तक। हमें इंतजार करना नहीं पड़ेगा कि एक फाइनल सॉफ्टवेयर आएगा तब जाके हम इसको यूज करेंगे। अभी हमें जितना डेवलप करके दे दिया गया है उसको हम यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करते करते ही उसके अंदर अपडेट्स भी आता है। जैसे कि हम प्ले स्टोर में वेरियस काइंड ऑफ एप्स यूज करते हैं और यूज करते वक्त ही बीच में अपडेट आता है, तो वो एजाइल मॉडल का एक पार्ट हम बोल सकते हैं, और एजाइल मॉडल भी उसी तरह से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करता है, हम बोल सकते हैं। देन व्हाट आर द कॉन्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ एजाइल मॉडल? इट रिक्वायर्ड क्लोज कोलेबोरेशन विथ कस्टमर। कस्टमर के साथ क्लोज कोलेबोरेशन होना जरूरी है, मतलब प्रॉपर इंटरेक्शन होना जरूरी है यूजर के साथ, कस्टमर के साथ। एंड स्किल्ड टीम्स की जरूरत है जो कि यूजर फीडबैक को लेके उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। एंड अनदर डिसएडवांटेज इज दैट डॉक्यूमेंटेशन में बी लेस थोरो। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर पहले से ही होता है, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, जिसके वजह से डॉक्यूमेंटेशन करना आसान होता है। बट एजाइल मॉडल में क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इटरेटिव प्रोसेस में डेवलप करते हैं, राइट? तो हर एक स्टेप के बाद, हर एक इटरेशन के बाद कुछ ना कुछ नया चीजें चेंज होगा, और हर बार डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एजाइल मॉडल में। ओके। सो आई होप समझ आ चुका है जाइल मॉडल क्या है, इसको हम किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द प्रोज मींस एडवांटेजेस एंड कॉन्स मींस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल। सो नेक्स्ट मॉडल में आते हैं। नेक्स्ट मॉडल इज स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल भी एक इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल है। ये भी इटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच को यूज करता है, मतलब साइक्लिंग अप्रोच को यूज करता है, रिपीटेटिव अप्रोच को यूज करता है, बट with risk analysis. The main factor of this model is risk analysis. इस तरह के मॉडल को हम मेनली यूज करते हैं किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए? लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए। लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स के लिए हम मेनली इस मॉडल को यूज करते हैं, क्योंकि ये मॉडल जो है वो हर एक डेवलपमेंट फेज में टेस्टिंग करता है रिस्क एनालिसिस का। ओके। रिस्क एनालिसिस को हर एक फेज में चेक करता है स्पाइरल मॉडल। तो दिस मॉडल गोज थ्रू which which phases? So first, cycle of planning that we have to do. Okay, first we will do planning. After planning, after planning means what is the requirement analysis, uh, what kind of feature that we must have. So all these are belongs to cycle of planning. After doing planning, then we have to analyze the risk factor that we may have. ओके। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वो फिर हम चेक करेंगे इस मॉडल में। आफ्टर चेकिंग ऑल द रिस्क फैक्टर एंड हाउ टू टैकल दिस रिस्क फैक्टर आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दिस थिंग्स, दिस इज द important part of this model, risk analysis. Okay. Then we will do engineering. Engineering means we will design the architecture, then we will write code for it, then we will
write code for it, then we will implement it. Okay. Then after implementing, we will evaluate. Evaluate means we will test or check that that particular software is working properly or not in the environment और इन द सिस्टम जिसमें हमने इस सॉफ्टवेयर को फिर डेवलप करके इंस्टॉल किया, वहां पे सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो हम इवेलुएट करेंगे। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल का मेन जो एम है या फिर मेन प्रायोरिटी जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क एनालिसिस को सबसे प्रॉपर वे में करता है ये मॉडल। दैट्स व्हाई दिस मॉडल वी यूज फॉर लार्ज साइज ऑफ प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। लार्ज साइज ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, उस तरह के मॉडल्स को, उस तरह के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए हम स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज या फिर ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर देता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजेस एंड रिफाइनमेंट लाइक एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल में जैसे हम रिपीटेटिवली इटरेटिव प्रोसेस के द्वारा मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस कर सकते हैं रिफाइनमेंट करके, वो हम स्पाइरल मॉडल में भी कर सकते हैं। पर स्पाइरल मॉडल में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। एंड व्हाट आर द कॉन्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल? इट कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, एंड अनदर डिसएडवांटेज कैन बी इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज। यहाँ पे हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर वे में कर सके। Okay, and that's why it may be more costly and more time consuming. So next model is verification and validation model, which is abbreviately termed as V model. इसको हम सिर्फ V model भी बोलते हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव वे में अगर उसको बोलेंगे तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल इसको बोलते हैं। तो दिस इज ए मॉडल in which testing is integrated at every development phase in a V-shaped structure। हर एक मॉडल का कुछ एक जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझना जरूरी है। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल का इम्पोर्टेंस था कि वो सिक्वेंशियल मैनर में क्या करता है, फेज बाय फेज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करता है। उसके बाद सेकंड हमने एजाइल मॉडल देखा, जहाँ पे हम इटरेटिव वे में इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करके यूजर फीडबैक या फिर कस्टमर कोलैबोरेशन के साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। उसके बाद थर्ड हमने क्या देखा, स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में हम एजाइल मॉडल की तरह इटरेटिव वे में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते तो हैं, पर उसमें रिस्क एनालिसिस या फिर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं स्पाइरल मॉडल में। इसीलिए ये लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से वी मॉडल या फिर जिसको हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल बोलते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इस तरह के मॉडल में जो टेस्टिंग है वो इंटीग्रेट किया गया है हर एक डेवलपमेंट फेज में इन वी शेप्ड स्ट्रक्चर। इन वी शेप्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखो, जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन करो। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसको डिजाइन करो। डिजाइन करने के बाद फिर हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, उसको डिप्लॉय करेंगे, है कि नहीं? टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, देन मेंटेन करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजाइन। ऑल दीज आर बिलोंग्स टू डेवलपमेंट एक्टिविटी। ओके, एक वी अगर हम देखें, वी का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, ओके, अगर हम एक वी लेते हैं तो वी का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए होता है। राइट साइड का पार्ट जो है वो टेस्टिंग एक्टिविटी के लिए होता है। और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं? दोनों को कोडिंग के द्वारा। तो डेवलपमेंट एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इट्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन। ऑल दीज आर बिलोंग्स टू डेवलपमेंट एक्टिविटी। And then after designing, what we will do? Coding. So this is coding.
And after coding, then we have to test, deploy, and maintain. And these activities are belongs to testing activity. Okay, and this structure represents V. ओके, सो वी स्ट्रक्चर में ये पार्ट जो है ये है डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये है टेस्टिंग एक्टिविटी और ये है कोडिंग, जो कि दोनों पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। ओके, सो ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। ओके, डेवलपमेंट एक्टिविटी में हम वेरीफाई करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपर है या नहीं। आफ्टर वेरीफाइंग इट, देन we will write the code. After writing code, then we will validate that that code is working properly or not. Then this part is known as validation part. Okay, that's why this model name is verification and validation model. Left side is verification and right side one is validation, and this part is coding. Okay, this part is coding. I hope समझ आ गया होगा सबको कि वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड कोडिंग क्या है। सो वी मॉडल में क्या होता है, हर पार्ट में हम टेस्टिंग को इंटीग्रेट किए होते हैं एवरी डेवलपमेंट फेज में। जब भी हम डेवलप कर रहे हैं हर एक फेज में हम टेस्ट करते हैं दैट एवरी फेज दैट वी आर गोइंग थ्रू इज प्रॉपर और नॉट। ओके, वी आर वेरीफाइंग ऑल दिस थिंग्स इन एवरी डेवलपमेंट फेज। तो वी मॉडल और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस क्या है, टेस्टिंग। हर एक फेज में हम टेस्टिंग को इंटीग्रेट किए हैं, किस स्ट्रक्चर में, वी शेप्ड स्ट्रक्चर में। ओके, तो सबसे पहले कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त जो डेवलपमेंट फेज हमारा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, ये सबको हम वेरीफाई करते हैं पहले that all these are proper or not, accurate or not. After verifying हम फिर क्या करते हैं, कोडिंग। कोडिंग करने के बाद फिर हम उसको वैलिडेट करते हैं कि वो सही से प्रॉपर एनवायरनमेंट में, प्रॉपर सिस्टम में काम कर रहा है या नहीं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग एक्टिविटी। डेवलपमेंट एक्टिविटी is being done through verification and testing activity is being done through validation. Okay, so each development phase has a corresponding testing phase। ये ऑलरेडी हमने देखा, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी वही है कि वी मॉडल में हर एक डेवलपमेंट फेज में हम टेस्टिंग फेज को इंटीग्रेट किए हैं, मतलब ऐड किए हैं। ओके, जब भी हम एक डेवलपमेंट फेज फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हर एक डेवलपमेंट फेज में टेस्टिंग किया जा रहा है, मतलब वेरीफाई एंड वैलिडेट किया जा रहा है कि हर एक फेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो दिस काइंड ऑफ मॉडल इज बेस्ट सुइटेबल फॉर प्रोजेक्ट वेयर टेस्टिंग इज क्रिटिकल। तो जिस तरह के प्रोजेक्ट में टेस्टिंग करना क्रिटिकल हो उस तरह के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं ताकि हम हर एक फेज में टेस्टिंग कर सकें, ताकि हमारा जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर वे में हो सके। So what are the advantages of this model? It focuses on quality and early defect detection. तो इस मॉडल को हम तभी यूज करते हैं जब हमें अर्ली मतलब डिटेक्ट हो डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। और इस मॉडल में जबकि हम हर एक फेज में टेस्ट कर रहे हैं तो गलतियां हमें हर एक फेज में ही पता चल जाएगा। सो बाय यूजिंग दिस मॉडल वी कैन क्रिएट ए स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन्ड प्रोजेक्ट। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को प्रॉपर स्ट्रक्चर में एंड डिसिप्लिन्ड वे में डेवलप करने में मदद करता है। बट डिसएडवांटेज क्या है, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मीन्स हार्ड टू एकोमोडेट चेंजेस, मतलब चेंजेस करना इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये इटरेटिव प्रोसेस नहीं है। ओके, ये वाटरफॉल मॉडल का एक हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन वर्जन है वाटरफॉल मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल में जैसे सीक्वेंशियल अप्रोच फॉलो होता है इसमें भी वही सीक्वेंशियल अप्रोच फॉलो होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि हर एक फेज में टेस्टिंग को इंटीग्रेट किया गया है।
तो जो कि वाटरफॉल मॉडल का प्रॉब्लम था कि अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट है, कहीं पे कोई इशू है, तो उसका डिटेक्शन होते होते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एंड प्रोसेस में हम पहुंच जाते थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मॉडल निकाला गया, जिसके द्वारा हम हर एक फेज में ही अर्ली डिटेक्ट कर सकें डिफेक्ट को, और उसको इम्प्रूव कर सकें, उसको बेहतर बना सकें। ओके। बट इसमें इटरेटिव प्रोसेस में चेंजेस करना, रेगुलर चेंजेस करना, रेगुलर अपडेट करना इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके। लाइक स्पाइरल मॉडल और एजाइल मॉडल, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। सो अनदर डिसएडवांटेज इज दैट सुइटेबल ओनली फॉर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट, जो कि अभी मैंने समझाया कि वाटरफॉल मॉडल भी क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल हम तभी यूज करते हैं जब प्रोजेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हो। तो ये भी एक एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल का। तो ये भी तभी प्रॉपर वे में काम करेगा जब इसके रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड हो, है कि नहीं। क्योंकि हम इसको इटरेटिवली या फिर रिपीटेडली रेगुलरली अपडेट नहीं कर सकते इस मॉडल के द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इटरेटिव मॉडल। तो इटरेटिव मॉडल, इसके नाम से ही आई होप समझ आ जा रहा होगा कि इटरेटिव मॉडल क्या है। तो इटरेटिव मॉडल यूज करके अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो वो हम एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन से शुरू करते हैं। मतलब एक सिंपल बेसिक सॉफ्टवेयर पहले डेवलप करके हम दे देते हैं, और देन धीरे धीरे मल्टीपल इटरेशंस के थ्रू हम उसको रिफाइन करते हैं और बेहतर बनाते हैं। So what are the phases that we must go through to develop a software product by using this model? Cycle of development. We have to go through all the phases for developing a software, like requirement analysis, design, coding, all this. After that, we have to do testing. After testing, we will do refinement. We will do the changes that are required for making the software product much better. So, for what kind of project we should use iterative model? For the large project with unclear requirement initially, हमें एक बड़ा सा प्रोजेक्ट चाहिए पर रिक्वायरमेंट क्या क्या है इनिशियली हमें क्लियर नहीं है, पता नहीं है कंप्लीटली, उसके बारे में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया नहीं है। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हम इटरेटिव मॉडल को यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल? इट अलाउज फॉर ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे हम इटरेटिव प्रोसेस में इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में डेवलप कर सकते हैं इस मॉडल के द्वारा। एंड अर्ली वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, और जबकि हमें एक बार में सब कुछ डिफाइन करके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करके देने की जरूरत नहीं है। हम स्मॉल पार्ट उसका डेवलप करके उसको यूज करने के लिए कस्टमर को दे सकते हैं, और धीरे धीरे उसका फिर डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल? इट में रिक्वायर्ड मोर रिसोर्सेस। ज़्यादा रिसोर्सेस की जरूरत हो सकती है। ओके। क्योंकि हमें रिपीटेटिव वे में धीरे धीरे डेवलप करना है इसको। देन इट नीड्स गुड प्लानिंग टू अवॉइड स्कोप क्रिप। और गुड प्लानिंग होना जरूरी है, प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है अगर हम इटरेटिव मॉडल को यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो। अदरवाइज स्कोप क्रिप हो सकता है। स्कोप क्रिप मीन्स अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन और अल्टरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट स्कोप विदाउट प्रॉपर अप्रूवल और प्लानिंग। मतलब हम इटरेटिव मॉडल में क्या कर रहे होते हैं कि रेगुलरली धीरे धीरे रिफाइनमेंट करके उसमें अपडेट करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो क्या हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो अनकंट्रोल एक्सपैंड हो सकता है, अनकंट्रोलेबली एक्सपैंड हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। मतलब जितना रिक्वायरमेंट्स हैं उतना मे भी फुलफिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। सो ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय डूइंग प्रॉपर प्लानिंग। अगर अच्छा प्लानिंग नहीं होगा, जबकि हम इसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, देन इसमें बहुत सारे इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप है वो बिना अप्रूवल के अल्टरेशन हो सकता है, अनकंट्रोलेबली एक्सपैंड हो सकता है। ओके। So this is one of the disadvantage of iterative model. So next model हमारा क्या है?
नेक्स्ट मॉडल है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, जिसको हम शॉर्टली रेड मॉडल भी बोलते हैं। इसके नाम से क्या लग रहा है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, क्विक डेवलपमेंट करना और यूजर से फीडबैक लेके धीरे धीरे उसको अपडेट करना। ओके, सो इस मॉडल का मेन इंपॉर्टेंस है कि यूजर को जो है एक लिमिटेड टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करके देना। ओके, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, इट इज a model that is mainly defined to develop a software project or product in a given time period। एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर एक टाइम सेंसिटिव एक टाइम लिमिट के अंदर अगर हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करके देना हो तो उसके लिए हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में हम रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम एक सिंपल प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं। प्रोटोटाइप डेवलप करने के बाद उसको यूजर को यूज करने के लिए देते हैं। देन यूजर फीडबैक कलेक्ट होता है। यूजर फीडबैक कलेक्ट होने के बाद देन रिफाइनमेंट करते हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट्स। तो दिस दिस मॉडल इज बेस्ट सुइटेड फॉर टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर बन के हमें मिले, हम चाहते हैं उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ये मॉडल बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल? इट प्रोवाइड्स फास्टर डिलीवरी बिकॉज इसमें हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करके कस्टमर को देते हैं। एंड इट एनकरेजेस यूजर इन्वॉल्वमेंट, और यूजर का फीडबैक लेके हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो यूजर इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज भी करता है ये मॉडल। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और कॉन्स ऑफ दिस मॉडल? नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल सुइटेबल नहीं है। सबसे बेस्ट सुइटेबल मॉडल क्या है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल प्रोजेक्ट के लिए? स्पाइरल मॉडल। इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड यूजर फीडबैक। इसमें इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर वे में डेवलप करने के लिए हमें डेडिकेटेड यूजर फीडबैक चाहिए। रैंडम यूजर फीडबैक को यूज करके अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो खराब हो सकता है या फिर अच्छे से प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट मॉडल इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। व्हाट इज प्रोटोटाइप? ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम एक प्रोटोटाइप डेवलप करके पहले से रखे होते हैं और वही यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज करने के लिए दे देते हैं। एंड धीरे धीरे रिफाइनमेंट करके उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट करते हैं। ओके, सो प्रोटोटाइप मॉडल डेवलप प्रोटोटाइप्स। दिस मॉडल में हम पहले एक कुछ प्रोटोटाइप्स बना के रखते हैं, देन हम उसको रिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बिफोर बिल्डिंग द एक्चुअल सिस्टम। ओके, पहले हम कस्टमर को क्या करते हैं, पहले से कुछ प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप्स होते हैं वो यूज करने के लिए देते हैं। देन उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और हैं वो हम रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके धीरे धीरे फिर हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं इस मॉडल के द्वारा। So what are the phases that we must go through in this software development model? First, we have to the initial prototype has to be given to the customer. After that, after customer using that prototype, customer will give some feedback to make changes in it. Then, depending upon this feedback, we will refine and make changes in the software, and the final system or final project will be developed. Okay. So this model is suitable for best suitable for which kind of project? The project with unclear and evolving requirement। ऐसे प्रोजेक्ट जो कस्टमर को क्लियर नहीं है कि उसको क्या क्या फीचर चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, तो उससे बेहतर है उसको एक प्रोटोटाइप दे दो, वो प्रोटोटाइप को लेके यूज करता रहे। यूज करते वक्त जब उसको फील हो कि नहीं मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए उस मॉडल उस सॉफ्टवेयर में, धीरे धीरे उसको फीडबैक को लेके रिफाइनमेंट करके उसी प्रोटोटाइप में हम कुछ न्यू फीचर्स ऐड करेंगे और फिर फाइनल सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। सो व्हाट आर द प्रोज ऑफ दिस मॉडल? इट रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वायरमेंट गैप। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होता है और रिक्वायरमेंट गैप भी नहीं होते, क्योंकि प्रोटोटाइप यूज करते वक्त क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जब पता चलेगा
कस्टमर को, तो उसको इजीली समझ भी आएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसको बेस करके इजीली डेवलपर्स सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस या फिर अपडेट कर सकते हैं। अनदर एडवांटेज इज अर्ली यूजर इन्वॉल्वमेंट। इनिशियल प्रोटोटाइप देने के बाद ही उसको यूज करते ही यूजर इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ही अर्ली होता है, बहुत ही जल्द होता है इस तरह के मॉडल में। डिसएडवांटेज क्या है? जबकि इसको हम इटरेटिव वे में डेवलप कर रहे हैं, फेज बाय फेज, रिपीटेटिव वे में, सो इट कैन लीड टू स्कोप क्रिप। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट का स्कोप है वो क्या हो सकता है, स्कोप जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्कोप क्रिप क्या होता है, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन हो सकता है सॉफ्टवेयर का। रिक्वायरमेंट जितना है उससे ज़्यादा भी एक्सपेंड हो सकता है, कम भी हो सकता है। उन चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। देन इट में इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट। जबकि हम इसको इटरेटिव वे में डेवलप करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डेवलप करेंगे, तो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनीज हमसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लेते हैं अगर हम कंटिन्यूअसली धीरे 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 सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स ऐड करते करते जाते हैं तो। So these are some software lifecycle models that we can use as per the requirements to develop various kind of software products. So I hope जितना भी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में आज हमने ब्रीफली डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा कि किस तरह के मॉडल में हम किस तरह के अप्रोच यूज करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, क्या क्या फेजेस देके हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कौन सा मॉडल सुइटेबल है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईच मॉडल फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। इन सब के बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।